Hello students, today we will study the next unit of physics, that is second unit current electricity. In first unit electrostatics we studied about the charges at rest. पूरे चैप्टर में हमने चार्जेस एट रेस्ट के बारे में ही पढ़ा है और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि चार्जेस मोशन में हो तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसी के साथ रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है, दैट इज चार्जेस इन मोशन। और चार्जेस इन मोशन की वजह से, चार्ज की मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है करंट। तो इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे रिगार्डिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड टॉपिक इन दिस चैप्टर्स आर करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, conventional current, drift velocity of electrons and current density, Ohm's law, resistance, resistivity, conductance and conductivity. Next topic is temperature dependence of resistance, color code of carbon resistor, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जैसे हमने कैपेसिटर्स का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है, वैसे हम यहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टर पढ़ेंगे। EMF and potential difference of a cell, internal resistance of a cell, and लास्ट टॉपिक इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एंड एक लास्ट में टॉपिक होगा मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मतलब जिसमें सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो। तो अभी हम स्टार्ट करें फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हमने डिफ़ाइन करना है। पहले डिफ़ाइन करने के लिए आपने ये टॉपिक जो है 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो इसको हम करें स्टार्ट। इलेक्ट्रिक करंट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू Q इज द चार्ज फ्लोइंग इन टाइम t, देन करंट विल बी Q अपॉन t, चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना चार्ज फ्लो होगा थ्रू ए कंडक्टर, दैट इज नोन एज करंट। अगर dq चार्ज फ्लो हो रहा है इन टाइम dt, देन करंट विल बी इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस वेरीज विद टाइम। अगर स्टेडी करंट हो तो q बाई टी, अगर वेरिएबल करंट है तो दैट इज dq डिवाइडेड बाई dt। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट। करंट डिफरेंट टाइप्स के, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, वेरिएबल करंट, स्टेडी करंट। तो ग्राफ से क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई और टी के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। फर्स्ट, अगर ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आई पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन वैल्यू ऑफ करंट इज कांस्टेंट एट एवरी टाइम, दैट इज नोन एज स्टेडी करंट। एंड दिस ग्राफ ए ब्लू कलर लाइन शोज द करंट is steady current, that is a graph for steady current which does not vary with time के साथ जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट इज वेरिएबल करंट और वेरिंग करंट whose magnitude varies with time। और ये आपके पास B और C जो ग्राफ है, ये दोनों वेरिएबल करंट की वैल्यू बता रहा है जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। इट में चेंज इन ए रेगुलर इंटरवल और इरेगुलर इंटरवल। नेक्स्ट इज alternating current, that is D graph is showing the graph of alternating current, means its polarity reverses periodically after a fixed interval of time. Its polarity reverses, means it becomes positive and negative, so that is known as alternating current. So these are the different types of current. Next is conventional current. What is conventional current? For example, we have two plates, positive and negative plate, and we know that the direction of electric field in this case is from positive to negative, that is from positive plate to negative plate, that is positive charge will flow from positive plate to negative plate. So जिस direction में positive charges flow करेंगे, that direction of current is known as conventional current. Conventional current is the current whose direction is along the direction of motion of positive charge under the action of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई किया है उसके अंडर अगर पॉजिटिव चार्ज की जिस डायरेक्शन में मोशन होगी उसी डायरेक्शन में जो करंट होगा, मीन जो करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होगा, दैट इज़ नोन एज कन्वेंशनल करंट। नेक्स्ट इज अगर आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, conventional current due to the motion of the electron is in the direction opposite to the motion of the electron, means conventional current due to motion of electron की वजह से जो conventional current होगा that is opposite to the direction of motion of the electron, मतलब जो conventional current है that is in the direction of positive charge
but opposite to the direction of negative charge. Next topic is drift velocity and current. ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कंसिडर करना होगा कि हमारे पास एक सपोज सिलेंड्रिकल कंडक्टर मीन्स एक वायर है और उस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. एज वी ऑलरेडी नो एवरी कंडक्टर हैज़ ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एंड इस कंडक्टर में अगर सपोज आपने दो एंड जो एंड है कंडक्टर सिलेंडर के उसके ऊपर कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया मीन्स कोई भी उसको वोल्टेज अप्लाई नहीं की है तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है दैट विल नॉट बी इन ए रेगुलर मैनर. तो दैट इज़ आपके पास सपोज इस कंडक्टर की लेंथ है एंड ए ऑफ ए कंडक्टर इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेक्स्ट एंड इज़ कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल. नाउ the electric field is from positive to negative because A connected to positive terminal of battery, so A का potential positive और B दूसरे end का negative होगा तो electric field होगा from A to other end. Therefore the positive charge will flow from end A to negative and negative electron will flow from negative terminal of the battery to the end A. तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसी डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा कन्वेंशनल करंट. तो दैट इज़ electron are flowing from negative terminal to A at terminal A or the positive terminal of the battery और जो करंट होगा that will be opposite to the motion of the negative electrons. और जिस वेलोसिटी के साथ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ड्रिफ्ट करेंगे फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड when electric field is applied or when potential difference is given to the conductor that velocity is known as drift velocity. मीन्स अगर जब हम किसी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल. और ऊपर वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि जो कन्वेंशनल करंट है उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. और जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे दैट वेलोसिटी इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और उस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला है v इज़ इक्वल टू ए टी. ये फार्मूला कहाँ से आएगा आपके पास फार्मूला है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी. v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी. उस फार्मूले को यूज़ करके हम ये रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास फार्मूला है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी u है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो v इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास ए टी. बट ये t दैट इज़ टाउ इसको हम लिखेंगे टाउ के साथ बिकॉज इट इज़ नोन एज रिलैक्सेशन टाइम. इसको रिलैक्सेशन टाइम हम क्यों बोलेंगे बिकॉज दिस इज़ एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. मीन्स ये जो एक्सेलेरेशन इसमें प्रोड्यूस हुआ है मीन्स ये वेलोसिटी जो v इज़ इक्वल टू आ रहा है यहाँ से हम इसमें से एक्सेलेरेशन फाइंड कर लेंगे कितना आएगा. ठीक है. देन उसके बाद हमारे पास फार्मूला जो ये जो टाइम है टाउ दैट इज़ नोन एज रिलैक्सेशन टाइम बिकॉज दिस टाइम के लिए जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दैट इज़ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इज़ इक्वल टू माइनस ई इंटू ई. तो दैट इज़ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा. तो इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगने की वजह से एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा. और वो एक्सेलेरेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ए इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम. ए इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम. दैट इज़ ए एक्सेलेरेशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एफ इज़ इक्वल टू एम में होता है और यहाँ से ए फाइंड कर लेंगे. ए कितना आ जाएगा एफ डिवाइडेड बाई एम और एफ़ की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास एफ इज़ इक्वल टू आ रहा है माइनस ई इंटू ई वैक्टर. और ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में एफ में पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास ए आ जाएगा. और अगर आपके पास ए आ गया देन आप आगे फाइंड करने के लिए
अगेन मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ फॉर्मूला, दैट इज़ आपने सबसे पहले फोर्स फाइंड कर लेना है। फोर्स इज इक्वल टू एफ इज़ इक्वल टू आपके पास होता है एम ए, और वहाँ से ए आ जाएगा, ए इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एम, और यहाँ से आप एफ़ की वैल्यू पुट करोगे माइनस ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम। एक्सेलेरेशन आ गया आपके पास। नो, ये जो एक्सेलेरेशन है ये इलेक्ट्रॉन में तब तक रहेगा जब तक वो नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन से कोलाइड नहीं कर लेता, मतलब उतने टाइम के लिए ही रहेगा, शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा। जैसे ही उसका कोलिजन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना जो मोमेंटम जो एक्सेलेरेशन होगा वो नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा। तो दैट इज़ दिस एक्सेलेरेशन रिमेन ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, दैट टाइम इज़ नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो इस केस में ये जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है वो सिर्फ t इज़ इक्वल टू टाउ टाइम के लिए रहेगी। देन हमारे पास फार्मूला है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग u 0 है इनिशियल वेलोसिटी, a इंटू टी आ जाएगा। अब a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पे a की वैल्यू ऑलरेडी आपने फाइंड की है, माइनस ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टी आ रहा है। t की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, टाउ। तो दैट इज़ ए एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मास, चार्ज एंड रिलैक्सेशन टाइम। ऑल्सो एक इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अगर सपोज कंडक्टर की लेंथ को हम डबल कर दें, क्या इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उसको फाइंड करने के लिए अगर हम देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला आ रहा है इसमें कहीं भी लेंथ आपके पास डायरेक्टली नहीं आ रही है। तो डायरेक्टली लेंथ नहीं आ रही बट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो मीन्स कि अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हम देखने के लिए कंसीडर आपके पास फॉर्मूला अभी ऑलरेडी आपने फाइंड कर लिया, वी डी इज़ इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट वी अपॉन एल। तो मीन्स अगर हम ये ई की वैल्यू इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू, वो इन टर्म्स ऑफ एल फार्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई वी अपॉन एल इंटू एम इंटू टाउ। तो दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। तो अगर हम लेंथ को डबल कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। तो दैट इज़ इन दिस वे वी कैन शो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज विद लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो, it is not independent. Next topic is also most important, that is relation between current and drift velocity. तो वो फाइंड करने के लिए सेम ही डायग्राम हम यूज़ करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, तो हमने क्या फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज़ करंट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए। तो ये फाइंड करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे करंट की डेफिनेशन से। और करंट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, करंट की डेफिनेशन क्या है, आई इज़ इक्वल टू चार्ज, सपोज क्यू चार्ज इज़ फ्लोइंग इन टाइम टी थ्रू द कंडक्टर, क्यू डिवाइडेड बाई टी। अब हमारा जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम है वो ये है कि क्यू फाइंड करना है हमने और टी फाइंड करना है और इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो क्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो कंडक्टर है, सपोज उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है और इस कंडक्टर की लेंथ है एल। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू ए, इफ़ ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अगर आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन होल कंडक्टर विल बी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन per unit volume into volume of a conductor, that is L into A. I think it is clear. Total number of electron in this conductor is equal to N A into L. A into L is volume, small n is the number of electron per unit volume. और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो माइनस ई है, तो टोटल चार्ज जो Q है दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस ई इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ एन। और एन की ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज Q इज़ इक्वल टू एन, टोटल चार्ज इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल चार्ज इज़ इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल एन।
and it is equal to minus E into small n into area of cross section A into L, that is the total charge in the conductor. Q की वैल्यू आ गई आपके पास. देन अब हम क्या फाइंड करेंगे, टाइम की वैल्यू. टाइम की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना होएगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो वन एंड से दूसरे एंड तक कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एल, तो दैट इज डिस्टेंस हो गया एल. और वेलोसिटी उसकी कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वल टू टाइम कितना आ जाएगा, एल डिवाइडेड बाई वी डी. टाइम की वैल्यू आ गई, चार्ज की वैल्यू आ गई. अब हमारे पास क्या है, करंट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. तो करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी. और क्यू कितना आ रहा है, माइनस ई एन ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एल डिवाइडेड बाई टाइम की वैल्यू क्या आ रही थी आपके पास, एल डिवाइडेड बाई वी डी. अब एल के साथ एल क्या हो जाएगा, कैंसल. तो इसका मतलब आपके पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू माइनस एन ई ए इंटू वी डी. ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो करंट इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी. दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वंस अगेन आई एक्सप्लेन इट अगेन, दैट इज हमने क्या फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी. दोनों में रिलेशन चाहिए. वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, करंट का फॉर्मूला लिखेंगे पहले बाय डेफिनेशन क्यू अपॉन टी. अब हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है कंडक्टर में. टोटल चार्ज फाइंड करने के लिए सपोज टोटल चार्ज कितना है इसमें, कैपिटल एन, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक कंडक्टर का और लेंथ कितनी है एल, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन. देन टोटल चार्ज माइनस ई चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एन ए इंटू एल. देयरफॉर टोटल चार्ज आ गया आपके पास. और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी है, वी डी. ये एल के साथ एल कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस एन ई ए इंटू वी डी. दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल. देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, दैट इज़ next topic related to this is, and this is also one of the most important topic, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है टॉपिक. आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल. फिर से एक बार देख लेते हैं इसको. हमने कंडक्टर को पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की मोशन हुई. जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे दैट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और उस फॉर्मूले को हम कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला आएगा वी डी इज इक्वल टू ई ई एम इंटू टॉप. देन उसके बाद हमारे पास रिलेशन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर रिलेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें चार्ज फाइंड करना पड़ेगा, देन टाइम, देन पुट द वैल्यू इन द डेफिनेशन ऑफ द करंट एंड वी गेट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. These two topics are most important and these articles may be asked directly in the exam. Current is directly proportional to drift velocity. From this it is clear. Then Vd is drift velocity, A acceleration, relaxation time, electric field E, electron charge E, M mass of electron, and number density. Number density means number of electron per unit volume of the conductor. I is the L इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए. और यहाँ पे हमने अगर कैपिटल ए लिया तो कैपिटल ए ले सकते हो और स्मॉल ए लेना स्मॉल ए भी ले सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को. देन नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी मीन्स करंट पर यूनिट एरिया. करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन ए कंडक्टर इज द करंट थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड द एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट एट दैट पॉइंट. करंट डेंसिटी सिंबल इज जे एंड इट इज़ इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया. और अभी हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड किया है तो वो वैल्यू आई की यहाँ पुट कर देंगे, एन आई ए वी डी डिवाइडेड बाई ए से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा एन ई वी डी. इन वेक्टर फॉर्म इसको लिखेंगे, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए. दैट इज़ करंट इज़ ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया. अगर हम यहाँ से इस रिलेशन से ये क्लियर है आपके पास कि जो करंट है दैट इज़ ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़.
और जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है दैट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो करंट है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, बट डायरेक्शन होने के बाद भी इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इसका रीज़न क्या है? एक रीज़न तो ये है कि करंट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, दैट इज़ करंट डेंसिटी एंड एरिया। डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है दैट इज़ ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट इज़ जो करंट है अगर हम उसको ऐड करते हैं तो वो ऐड होगा बाय यूजिंग द लॉ ऑफ अलजेब्रा, दैट इज़ प्लस माइनस कंसीडर करके, नॉट द लॉ ऑफ वेक्टर। मीन्स पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, जहाँ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर हम करंट को ऐड करने के लिए यूज़ नहीं करते, हम सिंपली करंट को ऐड करते हैं बाय एडिंग द लॉ ऑफ अलजेब्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं आपको थोड़ा सा अभी एक टॉपिक लेके बता देती हूँ कि कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक करने से पहले कंसीडर आपके पास जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पॉइंट है यहाँ पे, एक कंसीडर ए केस ऑफ ए कैपेसिटर। सपोज़ आपके पास दो कैपेसिटर हैं, इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया और यहाँ हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कैपेसिटर है वो पैरेलल में लगे हुए हैं। अब यहाँ से जो बैटरी है ये वाली, ये इसको करंट सप्लाई करेगी आई, और ये जो पॉइंट एक आ रहा है जिसमें आपके पास जो आगे करंट आई जा रहा था यहाँ से, वो आगे दो पार्ट में ब्रेक होएगा। तो दैट इज़ I1 सपोज, एंड सेकेंड में कितना जा रहा है I2। तो इसका मतलब ये होगा जो करंट आई है दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ I1 प्लस I2, मीन्स दोनों करंट के सम के इक्वल होगा। और जैसे ही यहाँ से करंट बाहर वापस आएगा और यहाँ बाहर आएगा, जितना करंट एंटर होगा उतने करंट बाहर आएगा। तो मीन्स इस जंक्शन के ऊपर फिर से दोनों करंट ऐड होके वापस बाहर कितना आएगा I। तो मीन्स करंट को हम ऐड करते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ अलजेब्रा, नॉट बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मीन्स हम यहाँ वेक्टर लॉ अप्लाई नहीं करते हैं, ओनली लॉ ऑफ अलजेब्रा यूज़ होता है टू एट द करंट, दैट इज़ बाय करंट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, और 10th क्लास में भी आपने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, और अभी हम इसको फिर से एक बार रीड करेंगे। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है? V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, that is electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of a conductor when physical conditions such as temperature, mechanical strain or temperature, pressure remains same। मीन्स इस लॉ के लिए हमारे पास एक कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सूटेबल है देन ओम्स लॉ इज़ वैलिड, अदरवाइज नो। मीन्स कि जब आप एक ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करोगे उस टाइम पे टेम्परेचर और प्रेशर और फिजिकल कंडीशन जो हैं दैट मस्ट रिमेन सेम। अगर वो चेंज हो जाएंगी तो लॉ फेल हो जाएगा। तो दैट इज़ सपोज हमारे पास कंडक्टर है, उसके क्रॉस हमने पोटेंशियल अप्लाई किया V, दैट इज़ करंट I इसकी वजह से फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। I इज़ प्रोपोर्शनल टू V और V इज़ प्रोपोर्शनल टू I और V इज़ इक्वल टू IR, वेयर R इज़ नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। और ओम्स लॉ के लिए जो ग्राफ आएगा I और V में दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज़ ए ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज़ दी opposition offered by the conductor to the flow of electric current, and it is the ratio of the V and I, that is potential difference and the current flowing through the conductor। और इसके यूनिट्स क्या होंगे? पोटेंशियल के यूनिट होते हैं वोल्ट और करंट के यूनिट होते हैं एम्पियर। सो रेजिस्टेंस इज ए इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ द कंडक्टर। I इज इक्वल टू, हमने पढ़ा फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इज इक्वल टू NEA इंटू VD। VD इज़ ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? EM डिवाइडेड बाई इंटू टाउ। मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इसमें पुट कर दी आपने इस रिलेशन में। सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा? I इज़ इक्वल टू E इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा A टाउ M V अपॉन I, V अपॉन L। V अपॉन L कहाँ से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाई L, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू V अपॉन L पुट करेंगे यहाँ पे। देन हमारे पास V बाई L की वैल्यू क्या आ जाएगी? V बाई I की वैल्यू
यहाँ से हम वी बाई आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। वी और एल, और इसको कन्फ्यूज़ मत करना। वी के नीचे जो है दैट इज़ ए एल, और जो लेफ़्ट साइड पे है दैट इज़ करंट आई, और वी को दूसरी से शिफ्ट करेंगे तो वी आई अपॉन वी आ जाएगा पहले, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वी बाई आई की वैल्यू आ जाएगी। अब जो वी बाई आई की वैल्यू वो आर के इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये पूरा फॉर्मूला आर के इक्वल आ रहा है। सो आर इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास, आर इज़ इक्वल टू एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए। This is a formula of resistance in terms of physical features of a conductor. That is, it depends upon the area, length and relaxation time. Next is R is equal to rho L by A. Also ये लेंथ और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। डायरेक्टली लेंथ के और इन्वर्सली एरिया के, मतलब जैसे जैसे लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जैसे अगर एरिया ऑफ कंडक्टर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मतलब अगर थिन वायर होगी, थिन वायर मतलब है कि उसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम है तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर थिक वायर होगी तो मीन्स कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इस जो ये जो फार्मूला आपके पास है, इस फार्मूले के बेस के ऊपर आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन करने से पहले हम एक आगे जो सिंबल आ रहा है इसमें रो इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। मीन्स इस फार्मूले में हमने जो भी वैल्यू ली है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपके पास आ रहा था यहाँ पे ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को हमने एम बाय, ये जो फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है ये वाला, इस वैल्यू को हमने लिख लिया रो, एंड रो इज़ इक्वल टू आपके पास इस फॉर्मूले से आ रहा है एम ई एन स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू टाउ। रो इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज़ दी equal to resistance is directly proportional to length, inversely proportional to area of conductor, depends upon nature of material. But जो resistivity है that is independent on the dimensions, it depends only on the nature and the temperature. It depends upon only nature and temperature. For example ये जो आपके पास resistivity का फॉर्मूला आ रहा है, इस फॉर्मूले से जो resistivity है that is inversely proportional to relaxation time. M mass of electron, E number density, स्मॉल ई चार्ज, एन नंबर डेंसिटी, ये सभी कांस्टेंट है। तो दैट इज़ रो डिपेंड्स अपॉन रिलैक्सेशन टाइम एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अब जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या है, इट इज़ द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर। मतलब दो इलेक्ट्रॉन आपस में जैसे कोलाइड करेंगे उनके बीच का जो टाइम है दैट इज़ नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर हम इस रिलेशन से फाइंड करें कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर की टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होगी, तो वो इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज। मीन्स टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन फास्ट होगा, अगर कोलिजन फास्ट होगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, मतलब वो आपस में जल्दी टकराएंगे, टकराने की वजह से जो टकराने के बीच का टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर टॉर्क डिक्रीज़ हो गया मतलब रिलैक्सेशन टाइम अगर डिक्रीज़ हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ए कंडक्टर। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा देन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होगा। रीज़न, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना कोलिजन फास्ट होगा, कोलिजन फास्ट हो जाएगा तो आपस में कोलाइड करने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। तो दैट इज़ टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी फॉर ए कंडक्टर। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जा सकता है वो क्या है, वो 10th लेवल का है बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से बता रही हूँ आपको कि अगर आपके पास सपोज एक किसी कंडक्टर की जो लेंथ है, लेंथ को हम डबल कर दें, मतलब पहले लेंथ एल थी, बाद में लेंथ एल डैश है, एंड एल डैश जो है दैट इज़ इक्वल टू 2L, देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। नया रेजिस्टेंस क्या होगा और रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो वो फाइंड करने के लिए
हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया है रेजिस्टेंस का, R इज़ इक्वल टू रो L बाई ए, ये फार्मूला यूज़ होगा। सेकेंडली मैंने यही आपको ये बताया कि जो रेजिस्टिविटी है रो, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन डायमेंशंस, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल, दैट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। सो यहाँ पे रो जो है वो तो वेरी नहीं होगा अगर लेंथ को हम डबल करेंगे, बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन डायमेंशंस। बट जो रेजिस्टेंस है दैट विल वेरी इफ़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर बिकम्स डबल। तो उसको हम कैसे शो करेंगे, उसको शो करने के लिए कंसीडर यहाँ पे आपके पास जो लेंथ है दैट इज़ L डैश, दैट इज़ इक्वल टू 2L। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया न्यू कितना आ जाएगा A/2। अब ये कहाँ से आएगा, बिकॉज हमारे पास एक कंडक्टर था इतनी लेंथ का, उसको हमने लेंथ को स्ट्रेच करके डबल कर दिया। बट जो वॉल्यूम है इस कंडक्टर का वो तो क्या रहेगा, दोनों का सेम, पहले वाला और अभी इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम मस्ट बी सेम। तो इसका मतलब वॉल्यूम V डैश इज़ इक्वल टू V होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया, न्यू लेंथ इंटू एरिया, दैट इज़ इक्वल टू पहले वाली लेंथ L थी और एरिया कितना था A। अब यहाँ से आपके पास रिलेशन आ जाएगा A डैश के लिए। वो कैसे आएगा, L डैश की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, L डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 2L। तो इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेंगे, इस जगह पे L डैश की जगह वैल्यू पुट करेंगे 2L, तो कितना आ जाएगा 2L इंटू A डैश इज़ इक्वल टू कितना L इंटू A, L से L क्या हो जाएगा कैंसिल, तो A डैश कितना आ गया A/2। आई थिंक इट इज़ क्लियर कि हम कैसे एरिया को प्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने कैसे इसको लर्न करना है कि अगर लेंथ जो है वो डबल हो रही है तो एरिया जो है वो हाफ हो जाएगा, और अगर लेंथ जो है वो 3 टाइम हो रही है पहली लेंथ का, देन जो एरिया है वो कितना हो जाएगा A/3। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल। तो इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हुए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास अभी कंडीशन क्या है, L डैश इज़ इक्वल टू 2L, तो इसका मतलब एरिया कितना हो गया A डैश इज़ इक्वल टू A/2। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना आ गया, सपोज R डैश, न्यू रेजिस्टेंस कितना हम लेंगे यहाँ पे R डैश, और उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे R डैश इज़ इक्वल टू, रेजिस्टिविटी रो तो चेंज नहीं हो रही है, L डैश अपॉन A डैश। अब L डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, L डैश की वैल्यू आ रही है 2L, और A डैश की वैल्यू कितनी आ रही है A/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो दैट इज़ आ गया 4 रो L अपॉन A। अब ये आपका कौन सा रेजिस्टेंस है, पहले वाला, तो इसका मतलब जो न्यू रेजिस्टेंस आया आपके पास R डैश दैट इज़ इक्वल टू 4 इंटू R। अब इसको आपने MCQ में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है कि अगर लेंथ आपकी डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस जितना टाइम लेंथ होएगी उसका स्क्वायर करके आएगा। मतलब अगर डबल हो रही है तो 2 का स्क्वायर कर दो तो रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा। अगर लेंथ 3 टाइम हो रही है तो ये कितना आ जाएगा 9 टाइम। अगर ये 4 टाइम हो रही है तो ये कितना आ जाएगा 16 टाइम। तो उसका स्क्वायर करके रेजिस्टेंस आएगा। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बट रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।